एक उस्ताद इस काबिल होगा कि उसको हम अपना बच्चा सौंप सकें, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तभी हम लोग मेक श्योर कर पाएंगे कि हम लोग नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं। PAC है, वो गैप्स को एक ब्रिज के तहत कवर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे टीचर्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो। ये 2015 में आप लोगों को क्या आन पड़ी थी, क्यों सोचा था इस गैप को कवर करने के लिए? टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर सरकारी सतह के ऊपर उस तरह से काम नहीं हुआ। अपने इदारों में बैठ के कमेंट करना। हायर एजुकेशन कमीशन है, वो अपना काम सही कर पा रहा है या एक सिर्फ रेड टेप, एक ब्यूरोक्रेसी में अटका हुआ है? बेहतर लोग आए, मुकाबले का इम्तिहान पास करके वहाँ तक आए, जो इतनी बड़ी पोजीशन पे जिनको बिठाया जाए, तो वो कहीं जाके इन बोर्ड्स के अंदर रिफॉर्म लाएंगे। Are you satisfied with the current federal government of education? जो आदमी एजुकेशन का मिनिस्टर होगा वो पॉलिटिकल नहीं होगा। अल्टीमेटली आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बने हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन आपके एजुकेशन के सिस्टम के अंदर चेंजेस नहीं आ पा रहे। प्रॉब्लम ये हो रही है जनाब कि जब तक हम लोग अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ऐसा नहीं डिज़ाइन करेंगे कि उसमें कुछ फ्लोरिंग्स मौजूद हों। होम स्कूलिंग कैन नेवर एवर बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ फॉर्मल स्कूल। टीचिंग इज द प्रोफेशन विच क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं डेली ब्लॉगर से, टिकटॉकर से, इंस्टाग्रामर से। ऑब्वियसली क्यों ना इन्फ्लुएंस हो, वो बोल रहे होते कि जी मैंने 50 करोड़ की गाड़ी ले ली, जी मैंने वो 20 करोड़ की गाड़ी अपने वालिद साहब को गिफ्ट कर दी। इस तरह से वो जब पोर्ट्रे कर रहे हैं और बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। आपको एज एन एजुकेशनिस्ट कितना खतरनाक लग रहा है ये मामला कि ये बहुत बड़ी तबाही की बाइस बन सकता है हमारे बच्चों को, जब ब्रेन वॉश किया जा रहा है पैसों में और मटेरियल में और इस तरह की चीज़ों में। जो बच्चे आ रहे हैं, आइंदा जो हमारी यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको सच में ब्राइट होते हुए नजर आ रहा है? कहना नहीं चाहिए। आज मुलाकात करेंगे नासिर रजा ज़ैदी साहब से। नासिर रजा ज़ैदी साहब अपने नाम की तरह, नासिर यानी कि एक वो बंदा जो दूसरों की हेल्प कर रहा हो, रजा यानी कि एक डिवाइन विल। ज़ैदी का नाम जब जहाँ जुड़ जाए वहां पे ऑब्वियसली लीडरशिप, स्पिरिचुअलिटी, खूबसूरती और स्कॉलरशिप की बात आती है, नॉलेज की बात आती है। इसी हवाले से आज हमारी बात है एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान। क्या हम आगे जा रहे हैं, क्या हम पीछे जा रहे हैं? गवर्नमेंट के स्कूल्स, प्राइवेट एजुकेशन, और ये PAC है, ये 2015 में बनाई क्यों गई? टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के ये ब्रिज बने हुए हैं, क्या इससे सही काम हो भी रहा है और क्या मुश्किलातें पेश आ रही हैं? इस वक्त की जो मौजूदा एजुकेशन मिनिस्ट्री है, चाहे लोकल बॉडी हो या चाहे फेडरल की बॉडी हो, क्या वो सही काम कर रही है? और अगर वो सही काम नहीं कर रही, क्या वो सही काम कर सकती है, किस तरह से? ये आज बात करेंगे किससे? नासिर रजा ज़ैदी साहब से। चले आए मिलते हैं नासिर साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब, हाउ आर यू? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट। ठीक ठाक है। नासिर भाई, आपको थोड़ा सा तंग करना चाह रहे हैं हम लोग। जी जी। एजुकेशन के हवाले से आजकल आपको पता है कि लिटरेसी रेट्स कभी अप जा रहे होते हैं, कभी डाउन जा रहे होते हैं। और आजकल जो है वो स्कूल्स के ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती हैं कि कभी टिकटॉकर्स, कभी यूट्यूबर्स, कभी हायर एजुकेशन कमीशन के बारे में बातें। एजुकेशन मिनिस्टर कभी जा रहे होते हैं, कभी आ रहे होते हैं, कोई बिल पास कर रहे होते हैं। बट आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, सालों से काम कर रहे हैं और PAC के बानी हैं, चेयरमैन हैं, फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं नीचे। तो उसके अंदर आपने बहुत सारी खिदमत अंजाम दी हैं, उसके वाले साहब को थोड़ा सा तंग करना चाह रहे हैं। जी जरूर जरूर, प्लीज, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर टुडे। नासिर भाई, असल में सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जो PAC है, वो गैप्स को एक ब्रिज के तहत कवर करने की कोशिश कर रहा है, चाहे टीचर्स हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, स्कूल्स हो। बट ये 2015 में आप लोगों को क्या आन पड़ी थी, क्यों सोचा था इस गैप को कवर करने के लिए? पहले तो ये
Acha, thank you. First of all, Hassan Saab, thank you for being here today at the Elixir School, and we are discussing about Pakistan Academic Consortium and the reasons why it came into being back in 2015. अच्छा, जब हम लोग इस इंडस्ट्री में, चूँकि एजुकेशन की अब हमको भी पर्सनली अगर आप बात करें तो, और मैं अगर फैमिली की अपने बात करूं तो लाइक मोर देन 38-39 ईयर्स हमको अब हो चुके हैं। अच्छा। हम इस फील्ड में, इस प्रोफेशन में, इस वोकेशन में हैं। पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम बनाने की वजह क्या थी कि जो हमारे स्कूल इंडस्ट्री के, या आप कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको बैठ के बात करने का, एक साथ बात करने का एक तो नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मौका नहीं मिलता। नंबर 2 ये कि जब हम कमेंट्स करते हैं बैठ के उन लोगों पर कि जो पावर कॉरिडोर्स में हैं, आपने जिक्र किया, चाहे वो आपके प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर हो या फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर हो या आपका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, नेफ्टेक है, बहुत सारे ऐसे इदारे यहाँ पे काम कर रहे हैं कि जिनसे हमें गैप को ब्रिज करना था, खास तौर पे बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अच्छा, अपने इदारों में बैठ के कमेंट करना कि हुकूमत काम नहीं कर रही है, ये सबसे आसान काम दुनिया का मेरा ख्याल है कि यही है। हमें ऐसा लगता है पीएसी की जो सोच है, हमारी जो लीडरशिप है, जो उसकी सोच है, वो ये है कि वी हैव टू बिकम अ हेल्पिंग हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, बी इट प्रोविंशियल और द फेडरल गवर्नमेंट, और हम चाहते हैं कि उनके साथ मिलके उनको एक हेल्पिंग हैंड हम लेंड करें और मिलके हम एजुकेशन के रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें। क्योंकि पाकिस्तान देखिए डेवलपिंग कंट्री ज़रूर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके इल्म में होगा कि इस वक्त भी मोर देन 22.5 मिलियन से ज़्यादा बच्चे वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, कि जिन बच्चों को सब स्कूल में होना चाहिए। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बनते तो ज़रूर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बोझ की मानंद इकोनॉमी का हिस्सा बन रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे जो इस वक्त उस ब्रैकेट में आते हैं कि जो अनफॉर्चुनेटली एक हमारा इलिटरेसी का सर्कल है, उनको हम पहले तो लिटरेसी के सर्कल में लाएं कि वो बच्चे स्कूल जाएं। उसके बाद स्कूल जाने के बाद ये जो एक ब्रिज बनाया गया पीएसी के, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं। यूनिवर्सिटी आपसे जो रॉ मटेरियल मांग रही है, वो बच्चा कॉलेज से निकल के जाना है, लेकिन वो रॉ मटेरियल किस नौइयत का हो, उसकी नॉलेज, एप्टीट्यूड और स्किल्स कैसी हों, ये बात अगर कॉलेज को पहले से ही मालूम हो जाए कि हमें किस तरह का रॉ मटेरियल यूनिवर्सिटी को सप्लाई करना है, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर एक तो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, बच्चों का फेलियर रेट कम होगा। इस चीज के ऊपर पीएससी काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, वैसे ये जरा बताएं कि जिस तरह से अभी पीएससी काम कर रहा है, तो असल जो मसले हैं टीचर्स के हवाले से हो, स्कूल्स के हवाले से हो, यूनिवर्सिटी के हवाले से हो, आप लोग ऑब्वियसली एंगेज कर रहे होते हैं। जी जी। तो क्या मसले मसाइल इस वक्त पेश आ रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला अगर आप बात करें इस वक्त, खास तौर पे हम चूंकि प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर सरकारी सतह के ऊपर उस तरह से काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए। लिहाजा पाकिस्तान में कराची की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे इदारे बने कि जो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। उसका नाम टीचर्स रिसोर्स सेंटर है, उसका नाम टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर है, और भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, जिनके साथ पीएससी की भी एमओयूज हैं। रोटरी इंटरनेशनल है, इत्तेफाक से उसका लोगो यहाँ भी लगा हुआ है, वो भी काम कर रहा है टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर। अगर एक उस्ताद इस काबिल होगा कि उसको हम अपना बच्चा सौंप सकें, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तभी हम लोग मेक श्योर कर पाएंगे कि हम लोग नेशन बिल्डिंग कर रहे हैं या हम मुल्क की बेहतरी की बात कर रहे हैं। सिर्फ जब मुमकिन है कि जब वहाँ एक बेहतर उस्ताद बैठा हुआ हो। तो जब हम बात करते हैं टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, चूंकि गवर्नमेंट उस लेवल पे नहीं कर पा रही, तो प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल यहाँ पे सामने आता है कि वो ट्रेंड टीचर्स स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को फराहम करें, ना कि वो लोग हमारे बच्चों को पढ़ाएं कि जिनको कहीं जॉब नहीं मिल रही। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा नासिर साहब, आपको लग रहा है कि जो हायर एजुकेशन कमीशन है वो अपना काम सही कर पा रहा है, या एक सिर्फ रेड टेप, एक ब्यूरोक्रेसी में अटका हुआ है? अच्छा, देखिए, हायर एजुकेशन कमीशन की अगर आप बात करें तो प्राइमरीली जो हमारी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका जो है वो डायरेक्टली उनसे आप कह लें मरासिम रहते हैं, कम्युनिकेशन में वो लोग रहते हैं। अगर आप स्कूल्स और कॉलेजेस की बात करें तो उनकी इतनी रेलेवेंस एचईसी के साथ नहीं बनती। लेकिन होलिस्टिकली अगर हम बात करें तो हायर एजुकेशन कमीशन, क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है जो तमाम यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक तरह से बर्ड्स आई व्यू रख रही होती है कि क्या वहाँ पर पढ़ाई
सही हो रही है, क्या जो डिग्रीज वो दे रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं, क्या उनके बच्चे जेन्युइनली अपने क्रेडिट आर्ट्स को पूरा कर रहे हैं। तो HEC का एज अ मदर बॉडी आप कह लें, या जो यूनिवर्सिटीज़ को हेड कर रही है, जो हमारे जामियात को हेड कर रही है, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है। ये एक अलग मसला है कि अक्सर बेशतर हम लोग देखते हैं कि HEC जो है वो खबरों की जीनत बन रहा होता है। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, बार बार उसके जो चेयरमैन है HEC के, या जो लीडरशिप है बोथ एट फेडरल लेवल एंड द प्रोविंशियल लेवल, वो चेंज हो रही है। उससे प्रॉब्लम बहुत बड़ी आती है कि एक साहब जो आके बैठ के HEC को हेड कर रहे हैं, उनका एक अपना विजन है। फॉर इंस्टेंस वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट बढ़े। उन्हीं की जगह जब दूसरे साहब आते हैं तो वो क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और वहाँ एनरोलमेंट रह जाती है। तो जब तक कंसिस्टेंसी के साथ हमारी HEC की भी लीडरशिप नहीं मौजूद होगी कि एक चेयरमैन कोई आ रहा है या जो उसको हेड कर रहे हैं, जो भी साहब हैं या साहिबा हैं, कम से कम 5 साल का टेन्योर गुजारें, तो कहीं जाके आपकी पॉलिसीज कंसिस्टेंट होंगी। उसके बाद आप एक स्टेप नीचे आ जाएं तो हम बात करते हैं इंटर बोर्ड्स की। पूरे पाकिस्तान में इंटर बोर्ड्स अपना काम कर रहे हैं, हर प्रोविंस में मौजूद है, हर शहर में मौजूद है। वहाँ पे भी जो लैक ऑफ उनकी कंसिस्टेंसी है वो जो है वो बहुत ज़्यादा हमें एज एन एजुकेशन परेशान करती है। ठीक है, यानी कि इंस्टेबिलिटी इसके अंदर भी मौजूद है। इनस्टेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। जब बार बार बोर्ड्स की लीडरशिप चेंज होगी, और इवन अगर आप फिर और नीचे एक स्टेप पे आ जाएं तो हम बात करते हैं मैट्रिक बोर्ड्स की। अच्छा, इस वक्त मैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, और इस वक्त मैं ब्रिटिश काउंसिल की या कैम्ब्रिज की बात नहीं कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो हमारे मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़ी तादाद में हमारे बच्चे हैं, वो तो एक आम मैट्रिक बेस्ड स्कूल में और इंटर कॉलेज में जा रहे होते हैं। हम इस वक्त उनकी बात कर रहे हैं। तो मैट्रिक बोर्ड के अंदर भी चेयरमैन का, लीडरशिप का बार बार चेंज होना। आप कराची की एग्जांपल देखते हैं कि जी सेक्रेटरी इम्तिहानात को खुदा ना खास्ता किसी गलत काम करने के ऊपर पोस्ट से हटा दिया जाता है। तो ये वो सिस्टम्स हैं जो हमारे एजुकेशन में चल रहे हैं, जिसको नहीं होना चाहिए। बेहतर लोग आएँ, मुकाबले का इम्तिहान पास करके वहाँ तक आएँ, जो इतनी बड़ी पोजीशन पे जिनको बिठाया जाए, तो वो कहीं जाके इन बोर्ड्स के अंदर रिफॉर्म लाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात यह है कि जो लीडरशिप है उसका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि विजन, मिशन और वैल्यूज़ जो उस इदारे के हैं वो नीचे तक जाएँ। क्योंकि आप पूरी कौम से मुखातिब हैं, आप पूरे कौम के बच्चों को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा नासिर भाई, इसमें ये भी एक बात आती है, जिस तरह से मैंने अभी स्टैट्स पढ़े थे, तो पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट कंट्री जिसके अंदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा है। सही है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली मसला ये कि जो हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, चाहे स्कूल से हो चाहे कॉलेज से हो, वो अनस्किल्ड ही निकलते हैं। उनको बात करने की, मतलब उनको नहीं आती, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, या इवन उर्दू बोलने नहीं आती। इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, अगर इंग्लिश बोलने भी आती तो वो बर्गर वाली इंग्लिश आ जाती है जी। इस पे हम किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से हम एजुकेशन को बेहतर अंदाज में इस तरह से पेश करें कि जब बच्चा स्कूल से निकले वो कॉलेज के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, और जब कॉलेज से निकले तो फिर वो काम करने के लिए एलिजिबल हो। देखिए, बहुत ही आपने अच्छा सवाल किया, बहुत प्रैक्टिकल आपने सवाल किया है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब तक हम अपने, अब पहले तो हम ये बात करते हैं कि इस मुल्क में कितने मुख्तलिफ किस्म के निसाब चल रहे हैं, कितने बोर्ड्स काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो हमारे लोकल बोर्ड्स हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड्स। फिर आप बात करें दर्स निज़ामी की, जिसके तहत बच्चे मदरसों में जाते हैं और फिर वहाँ से फारिग तहसील होते हैं वक्त के साथ साथ। उसके बाद आप बात करें तो हमारे यहाँ काम कर रहा है आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसको हम बहुत ज़्यादा अच्छा रेट करते हैं, क्योंकि उसकी फ़ी, जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो भी रीजनेबल है, और उनके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी एज़ कम्पेयर टू लोकल बोर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करता है। उसके बाद आप आ जाइए तो आपका ब्रिटिश काउंसिल मौजूद है, कैम्ब्रिज के जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसके तहत। तो अब इतने सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर एक सिस्टम और है जिसमें हमारी सो कॉल्ड एलीट क्लास जाती है, जिसको आप कहते हैं IB सिस्टम, इंटरनेशनल बैकलरेट हो रहा है। तो अब इतने सारे मल्टीपल स्ट्रीम्स के अंदर जो प्रॉब्लम ये आती है कि एक ही मुल्क में रहने वाले बच्चे, एक कराची में बच्चा रह रहा है, कराची के शहर के किसी A क्लास एरिया में रह रहा है, नेबरहुड में रह रहा है, किसी विसिनिटी में रह रहा है, जब वो बात करता है हैदराबाद या जामशोरों के किसी बच्चे से, तो हमें लगता है कि हम एलियनेटेड फील करवा रहे हैं उनको। एक अलग दुनिया का बच्चा है और दूसरा अलग दुनिया का बच्चा है। प्रॉब्लम ये हो रही है जनाब कि जब तक हम लोग अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ऐसा नहीं डिज़ाइन करेंगे कि उसमें कुछ फ्लोरिंग्स मौजूद हों, कुछ सीलिंग्स मौजूद हों, कम से कम फ्लोरिंग ज़रूर हो, कि आपका बच्चा किसी भी बोर्ड से तालीम हासिल कर रहा हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहा हो, कुछ ऐसे उसके पास पैरामीटर्स मौजूद हो कि जो सब में यकसा हो। ठीक है ना। आपको याद होगा पिछला जो हमारा इस वक्त गवर्नमेंट गुजरी है इमरान खान साहब के दौर में, नॉन पॉलिटिकल में आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि एजुकेशन रिफॉर्म लाने की कोशिश की जा रही थी। सिंगल नेशनल करिकुलम का भी नोशन वो लेकर आए, जो कि यकीनन उनके बाद जब दूसरी हुकूमत आई तो पाकिस्तान में चूंकि एजुकेशन को भी पॉलिटिकल बना दिया गया है, तो जो उनके किए हुए अच्छे इक़दाम थे उस दौर में उनको भी साइडलाइन कर दिया गया।
उन्होंने कोशिश की थी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम पर हम गवर्नमेंट स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, मदरसों को, जितने बोर्ड मल्टीपल स्ट्रीम्स आपके मुल्क में काम कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ फ्लोरिंग्स लगाई जाएं और कुछ सिमिलैरिटीज को प्रमोट किया जाए। कि अगर ग्रेड 3 का बच्चा है, फॉर इंस्टेंस वो एलेक्जेंडर स्कूल में पढ़ रहा है और एक ग्रेड 3 का स्कूल है, बच्चा है वो मुल्तान के किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो सर्टेन पैरामीटर्स के ऊपर हम बच्चों को जज कर सकें, यानी कि कुछ उनमें सिमिलैरिटीज हों। आपने कहा जी 1 से लेके 10 तक की गिनती तो हमने सबको सिखानी है, उसके बाद 11 से लेके 100 तक की गिनती जो है वो कैम्ब्रिज स्कूल सिखा रहा है। आगा खान बोर्ड के तहत आप 101 से लेके 200 तक चले जाइए, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज का मौजूद होना जरूरी है ताकि आप बच्चों को मिन हैसुल कौम ट्रीट कर सकें, उनको एक जैसा, उनसे एक जैसा बर्ताव किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, इस पे थोड़ा सा अगर मैं साइडलाइन करूं गवर्नमेंट के हवाले से, तो आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन? अच्छा देखिए, अब ये बड़ा मुश्किल सवाल इसलिए है कि एक तो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी वहाँ पे भी मौजूद है। पिछले दौर में एक साहब थे जो वफाकी इसको वजारत तालीम को हेड कर रहे थे, और इस वक्त हमने देखा कि एक और अगेन पॉलिटिकल जो चेंजेस आते हैं हमारे यहाँ सिनेरियो के अंदर, या तो हम एजुकेशन के शोबे को इस पॉलिटिकल मसाइल से आज़ाद कर दें कि हुकूमत किसी की भी हो, जो आदमी एजुकेशन का मिनिस्टर होगा वो पॉलिटिकल नहीं होगा, या तो हम मुल्क के कवानीन में चेंज करें जिसके लिए आपको यकीनन अपनी असेंबली से बिल को पास कराना पड़ेगा। अब अगर हर दौर में हर 3 साल बाद, यहाँ तो 5 साल भी हुकूमत नहीं चल पाती, अगर हर 3 साल बाद हसन साहब हम ये देखें कि हुकूमत चेंज हुई, साथ में वफाकी वजीर तालीम चेंज हुआ और साथ में सूबाई वजीर तालीम चेंज हुआ, तो पॉलिसीज के अंदर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो तो रहती ही नहीं है। अच्छा, हर नया आने वाला आदमी चूंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज हैं उनकी भी नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग्स के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग्स के लिए उस निज़ाम तालीम को नहीं चलने देते, सबोताज कर देते हैं। नए आने वाली टीम नई चीज़ों को लेकर चलती है, पिछली चीज़ें साइडलाइन हो जाती हैं, और अल्टीमेटली आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बने हुए इतना अरसा हो गया, लेकिन आपके एजुकेशन के सिस्टम के अंदर चेंजेस नहीं आ पा रहे क्योंकि इसमें पॉलिटिकल फैक्टर आ गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है हर जगह। इसको अगर थोड़ा सा एजुकेशनिस्ट पे चले जाएं कि उनको चुना जाए जो कि एक एजुकेशनिस्ट है, वो ज्यादा बेहतर है। जो लोग आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्रीज को रन कर रहे हो, वो उनका ताल्लुक आने और जाने वाली गवर्नमेंट से नहीं होना चाहिए। वो लोग फिक्स्ड हो अपनी जगह पर। आप ब्यूरोक्रेट्स को लाके बिठा दें, आप कहें जी पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोगों को हमें एजुकेशन मिनिस्ट्री ना प्रोविंशियल लेवल पे देनी है और ना ही वफाकी लेवल पे देनी है, तो शायद कुछ चेंजेस आ सके। अच्छा, एक और इसमें छोटी सी बात है कि क्या आप लोगों से मशवरा भी किया जाता है? जैसे मिसाल के तौर पे भी जो फेडरल गवर्नमेंट के हमारे मिनिस्टर साहब हैं, जी, क्या वो आपके साथ कोई मशवरा लेते हैं? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनिस्ट की बात करें, इस वक्त हम सिंध के सूबे में मौजूद हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबे आज़ाद हैं अपने तमाम डिसीजंस लेने के लिए, यानी हमारा जो ताल्लुक है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से ही है खाली, जो हमारी डिपार्टमेंट है एजुकेशन का। विफाक से हमारा इनडायरेक्टली ताल्लुक ज़रूर हो सकता है, लेकिन सूबा अपने डिसीजंस लेने में, अपने करिकुलम्स को डिफाइन करने में वो आज़ाद है। ठीक है, तो इसलिए विफाकी जो मिनिस्ट्री है वो सूबों के अंदर उसका इतना बड़ा रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर लोकली बॉडी के हिसाब से बात करें तो वो लोग यकीनी तौर पर वहाँ पे हम देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हम इतना ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने सरदार अली शाह साहब, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंदर मिस राफिया मल्ला बैठी हुई है, जो सिंध में, कराची में खास तौर पे सारे प्राइवेट स्कूल्स को मॉनिटर वो लोग कर रहे हैं। यहाँ पे इतना जरूर है कि जब भी, चाहे वो गर्मियों की छुट्टी की बात हो, चाहे वो किसी किस्म में कोर्स में तब्दीली लेके आ रही हो, या इस वक्त स्कूल में बढ़ते हुए जो रुझान है आपका स्टेम का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध कैंट पे अगर हम देखें, खास तौर पर जो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और प्राइवेट जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो अपनी मीटिंग्स का भी हिस्सा बनाते हैं, उनका इनपुट लेके अपने डिसीजंस को अकॉर्डिंगली वो मेक करते हैं। ठीक है। अच्छा नासिर साहब, एक और मसला है, वो ये है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर अभी जो देखने को मिलता है वो ये मिलता है कि मेंटल हेल्थ हो गया, सेक्स एजुकेशन हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, यहाँ तक कि रोड सेफ्टी जैसी बेसिक जो चीज होती है वो सेंस यहाँ नहीं पाई जाती बच्चों के अंदर। क्या ये एजुकेशन का फैक्टर है, क्या ये करिकुलम का फैक्टर है, किस किस्म का, हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें ना दो व्यूज है जिससे हम इस मसले को देख सकते हैं। अगर आप सरकारी सतह के ऊपर बात करें या सरकारी स्कूल्स की बात करें, तो वहां पे तो उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज ये है एनरोलमेंट का, कि बच्चा स्कूल ही नहीं जा पा रहा।
सही है ना, स्कूल में फिर वो घोस्ट टीचर है या टीचर है या नहीं है, वो सेपरेट डिबेट है। तो ये जो आपने सवालात उठाए वो वहां पे तो इनवैलिड हो जाते हैं कि वहां की जंग ये है कि बच्चा स्कूल आ जाए, एक दफा स्कूल में अपने आप को एनरोल करवा ले। अब आप प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें, आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, तो फॉर्चुनेटली हम लोग अब इतने अवेयर हो गए हैं, जो प्राइवेट स्कूल में लीडरशिप बैठी हुई है, कि वो इन मौजूआत को किसी हद तक जरूर कवर कर रही है। आपने बात की चाहे वो जेंडर बेस्ड एजुकेशन हो, गुड टच बैड टच हो, इसके ऊपर स्कूल्स के अंदर बात होती है। बच्चों की हाइजीन के ऊपर अब बात होती है स्कूल्स के अंदर। प्राइवेट स्कूल्स के तो नॉर्म्स अब इंटायरली चेंज हो चुके हैं। अच्छा, एक और बात जो हमें आसानी हुई ग्लोबलाइजेशन की वजह से और प्राइवेट स्कूल्स ने उससे बहुत बड़ा फायदा उठाया, वो ये था कि इंटरनेट के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया का स्कूल विजिट कर लें, फिनलैंड का स्कूल विजिट कर लें, इंडिया का स्कूल विजिट कर लें, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो उसकी वजह से जो हमारा प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनिस्ट हैं, उनकी लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ी। अच्छा, जो हमारा पेंडेमिक आया था 3 साल पहले, कोविड-19 जिसका नाम था, उसने भी हमको अब एक ऑनलाइन लर्नर बना दिया है। बिल्कुल, वी हैव नाउ बिकम लर्नर्स हु आर सीकिंग ऑनलाइन एजुकेशनल एवेन्यूज ऑल द टाइम। तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है घर बैठ के, अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे। उसके बाद विद द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेमिनी, चैट जीपीटी, उससे फर्दर एडवांटेज हुआ कि आज एक प्राइवेट स्कूल कराची में, पाकिस्तान में बैठ के सोच रहा है कि कैसे मैं दुनिया में होने वाली अच्छी चीजों को अडॉप्ट कर सकता हूँ, और उसके लिए आपको एआई प्लेटफॉर्म्स भी गाइड कर रहे हैं। तो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौजूआत काफी हद तक कवर हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि सरकारी तौर पे, सरकारी सतह के ऊपर जो है वो मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है। अच्छा, इसी वाले से बात होती है, जिस तरह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की आप बात कर रहे हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में एक और मसला भी आता है, वो ये आता है कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, यहाँ तक कि जो हमारे बच्चे हैं, वो इन्फ्लुएंस हो गए हैं डेली व्लॉगर से, टिकटॉकर से, इंस्टाग्रामर से। ऑब्वियसली क्यों ना इन्फ्लुएंस हो, वो बोल रहे होते हैं कि जी मैंने 50 करोड़ की घड़ी ले ली, मैंने वो 20 करोड़ की गाड़ी अपने वाले साहब को गिफ्ट कर दी। इस तरह से वो जब पोर्ट्रे कर रहे हैं और बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। बेशक ऐसे। अनफॉर्चुनेटली एक और भी मसला है कि हमारे जो माँ बाप हैं, वो बच्चों को स्क्रीन टाइम दे देते हैं और वो बच्चे स्क्रीन टाइम को कंज्यूम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। उनको ये लगता है कि जी ये डेली व्लॉगर है, ये शायद फैमिली व्लॉगर है, इससे चीजें सीख ही रहे होंगे, बट ये चीज नेगेटिव में जा रहा है। आपको एज एन एजुकेशनिस्ट कितना खतरनाक लग रहा है ये मामला, कि ये बहुत बड़ी तबाही की बाइस बन सकता है हमारे बच्चों को, जब ब्रेन वॉश किया जा रहा है पैसों में और मटेरियल में और इस तरह की चीजों में? अच्छा, देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये हकीकतन बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑल दैट गोज वायरल कैन नॉट बी डिफाइंड एज इट इज गुड और इट इज एक्सेप्टेबल। हर वो वीडियो, हर वो चीज जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जरूरी नहीं कि वो सही हो। तो हमें बच्चों को इसकी तरबियत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल है वालिदैन का, क्योंकि जब हम एक स्कूल की दर्जगाह की बात करते हैं तो बच्चा बमुश्किल 4 से 5 घंटे यहाँ पे आके गुजार रहा होता है। रिमेनिंग जो 17 या 18 घंटे हैं, जो 24 आवर्स के अंदर अगर आप डे को सेग्रीगेट करें, तो वो अपने माँ बाप के साथ, अपने नेबरहुड में, अपनी कम्युनिटी में, अपने दादा दादी, नाना नानी, फुप्पा फुप्पी, वो इस कम्युनिटी में गुजार रहा होता है। और उसी में एक बहुत बड़ा फिर उसके पास टाइम आता है कि जब अम्मी अपने बच्चों से जान छुड़ाने के लिए एक सेलफोन गैजेट उनके हाथ में दे देती हैं कि जाइए बेटा, 2 घंटे बाद मुलाकात होगी। अच्छा, अब बच्चा जो है उसको देखिए नेगेटिव चीजें, ये इंसान का फितरी एक अमल है कि उसको नेगेटिव चीजें ज्यादा अपील करती हैं। आपने निशानदेही की वीलॉगर्स की। अच्छा, वीलॉगर्स जो है वो खास तौर पे हमारी यूथ के लिए, जो कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, उनको बहुत ज्यादा अपील करते हैं कि कम टाइम में विदाउट एनी सब्सटेंशियल एजुकेशन डिग्री आप बहुत बड़े व्लॉगर बन गए, बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। पीछे आपके 2 फॉर्च्यूनर्स और गार्ड्स खड़े हुए हैं और आप सबको बता रहे हैं कि 2 साल पहले तक तो मैं कुछ भी नहीं करता था, मेरी कोई खास तालीम भी नहीं है। तो मैं तो गुजारिश करूंगा उन व्लॉगर्स से, उन यूट्यूबर्स से भी कि खुदारा हमारी नस्ल को आप इन चीज़ों से मैग्नेटाइज करके या इन चीज़ों को दिखा के उनको, वो कहते हैं ना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, उनको आप इस तरह की चीज़ें दिखा के बेरहमी का शिकार ना करें। उनको उनके स्कूल्स में जाने दें, कॉलेजेस में जाने दें, और जो तरक्की का सही सफर है, जो लेजिटिमेट लीगल एक रास्ता है, और खास तौर पे जो हमें इस्लाम ने भी सिखाया है। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में कहते हैं, आयत का मैं आपको मफहूम बता रहा हूँ, कि और इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो हमें तो अपने यूथ को, अपने बच्चों को इस तरफ लेके जाना है कि बेटा मेहनत करो, पढ़ो, मुश्किलात से गुजरोगे तो आगे आसानी होगी, ना कि हम उनको ये सिखाएं कि बेटा दुनिया में हर चीज बहुत आसान है, आपके पास सिर्फ एक आईफोन होना चाहिए। सही बात है, ठीक। अच्छा, इससे भी जरा बताएं कि आप ऑब्वियसली एक एजुकेशनिस्ट भी हैं, और जिस तरह से आपने बोला कि 30 सालों से अबव आप लोग माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सेकंड जनरेशन में हैं जी, जनरेशन माशाल्लाह से। तो ऑब्वियसली आप अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि क्या ग्रीन फ्लैग्स होते हैं स्कूल के अंदर, कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को दाखिल करना चाह रहा है, पहले तो बेसिक ये बताने कि क्या
किस एज में दाखिल करना चाहिए बच्चे को? अच्छा जी, अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है, इसमें हर आदमी की अपनी राय हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि आज के इस मॉडर्न दौर में बच्चा 2 से 2.5 साल के दरमियान इस एज ग्रुप में आ चुका होता है कि वो किसी प्री स्कूल को ज्वाइन कर ले। ठीक है। तो 2.5 साल इज द एवरेज एज। उसके बाद आपके स्कूलिंग का सफर शुरू होता है, आप उसको प्री किंडरगार्टन कह लें, नर्सरी है, फिर KG1, KG2, ग्रेड 1, ये आपकी लैडर चल रही होती है मोस्टली कैम्ब्रिज और इवन मैट्रिक स्कूल में भी। तो एज ग्रुप तो आज के इस मॉडर्न दौर में जो बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट पैदा हो रहे हैं, मोबाइल देख के पैदा हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो फर्दर रिवर्स हो सकता है आगे जाके फर्दर दौर के अंदर। अब आपने बात की इसके बाद कि स्कूल्स के अंदर, अच्छा आपका सवाल मैं भूल गया, मैं इसको कट कर दें। अब अच्छा, इस पे ये कभी कभी होता है। जी जी। अच्छा, इस पे एक और भी सवाल उठता है, यही कि अगर पेरेंट जो है वो देख रहा है और उसको ग्रीन फ्लैग वाला, ग्रीन फ्लैग, सॉरी, तो बहुत अहम सवाल है, शुरू कर लेंगे, ऐसे ही कट हो जाएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले ग्रीन फ्लैग्स की आपने जो बात की है, यानी वो पैरामीटर्स जिनको देखते हुए हमें किसी बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए स्कूल को सेलेक्ट करना है, वो ये है कि सबसे पहले वहां पे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। क्या वो आपके बच्चे को ओपन स्पेसेस दे रहा है? क्या आपके बच्चों के पास वहाँ कोई खेलने का मैदान मौजूद है? क्या आपके बच्चे के लिए वहाँ कोई असेंबली ग्राउंड मौजूद है? क्या उस स्कूल में स्टेम के ऊपर, AI के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर जो अब दौरे हाजिर के तकाजे हैं उसके ऊपर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद आप बात करें कि स्कूल में फैकल्टी किस नौइयत की है। उसके बाद आप बात करें कि टीचर्स का जो टर्नओवर रेशो है, क्या स्कूल को टीचर्स बार बार छोड़ के जा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर नहीं लेकर आते। तो ये मल्टीपल फैक्टर हैं जिसको हम कह सकते हैं कि दीज आर द ग्रीन फ्लैग्स व्हिच एवरी सिंगल पेरेंट शुड कंसीडर व्हाइल गेटिंग हिज और हर सन एनरोल्ड इन एनी ऑफ द स्कूल्स। ठीक है, और रेड फ्लैग्स से जरा बताएं कि अगर आपको ये चीजें दिख गई तो इस स्कूल में तो आप दाखिला ना करें। अच्छा, जब भी आपने किसी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराना है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप स्कूल में जो बच्चों का डे एंड का टाइम होता है, ऑफ टाइम, होम टाइम जिसको हम कहते हैं, वो होता है, आप स्कूल में एडमिशन इंक्वायरी के लिए उस वक्त जाइए जब बच्चों की छुट्टी का वक्त हो, और आप ये देखिए कि बच्चे डिसिप्लिन के साथ, या खुदा ना खास्ता अगर उनका इनडिसिप्लिन बिहेवियर है, कि वो कैसे वॉक करते हुए स्कूल से बाहर आ रहे हैं, क्या उनकी शर्ट्स अभी तक टक्ड इन है, उनके शूज की कंडीशन कैसी है, उनका ओवरऑल अगर आप देखें कि वो किस शेप ऑफ माइंड में, किस शेप ऑफ बॉडी में वो बाहर निकल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बातें हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं कि पूरा दिन स्कूल में उन्होंने क्या किया। सही। अच्छा, इसमें कुछ शरारती भी तो होती है कि वो शरारती भी कर रहे होंगे बच्चे, तो उनके ऑब्वियसली जूते गंदे होंगे। अच्छा देखिए, हम यहाँ पे ये नहीं कहना चाहते कि अगर शूज गंदे हैं, डेफिनेटली अगर बच्चा स्पोर्ट्स का ब्लॉग लेकर आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि आज के दौर में बच्चे को ये बताया जाए कि बेटा, इफ यू हैव अटेंडेड एक स्पोर्ट्स सेशन, तो उसके बाद आपने अपनी फिजिकल अपीयरेंस को, अपनी यानी अपने आप को मेंटली फिजिकली स्टेबल करना है कि आप दोबारा क्लासरूम के काबिल बने, ना कि आप उसी हुलियों में अपने घर जाएं। तो यहाँ पे वो बातें ऐड होती हैं जो थोड़ी देर पहले प्रोग्राम के आप पिछले हिस्से में कह रहे थे कि बच्चे की मोरल ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही, उसकी एथिकल ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चे का कंडक्ट, उसका बिहेवियर, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसकी पर्सनल हाइजीन, ये सारी चीजें ना एक ऑल टुगेदर जब सारी चीजों को आप जमा करते हैं तो फिर कहीं जाके एक अच्छा स्टूडेंट निकल के सामने आता है, एक अच्छा स्टूडेंट यानी कि एक अच्छा सिटीजन निकल, एक अच्छा इंसान निकल के सामने आता है। बिल्कुल जी। अच्छा नासिर साहब, एक और भी चीज़ है जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चली है कि ड्यू टू कोविड-19 के होम स्कूलिंग का जो कल्चर है वो बहुत बढ़ सा गया है। जी जी। तो ये जरा बताएं कि जो होम स्कूलिंग है, आप किस नजरिए से इसको देखते हैं? अच्छा देखिए, होम स्कूलिंग पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे जो हमारे डेवलप्ड नेशंस हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी होम स्कूलिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। पाकिस्तान में ये चीज़ थोड़ी सी इसलिए डिफ़िकल्ट है, एक तो ये कि हमारे यहाँ मोस्टली लोग जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, नंबर 1। कोई मदर अगर ये चाहे, या तो वो फिर सेपरेटेड फैमिली हो कि जी एक शौहर है, उनकी बेगम है, उनके 1-2 बच्चे हैं जो वो खुद से घर में मैनेज कर रहे हैं, तो वहाँ किसी हद तक होम स्कूलिंग मुमकिन है। अब इसके भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स हैं। हमें ऐसा लगता है कि आज 21st सेंचुरी के अंदर बच्चे को पढ़ाई से ज़्यादा जिस चीज़ को आप होम स्कूलिंग में कैटर कर सकते हैं वो है पढ़ाई, किताबें, कॉपी, लेकिन जिस चीज़ को आप नहीं कैटर कर पाएंगे वो है बच्चे की सोशल स्किल्स, वो है बच्चे की इमोशनल स्किल्स, वो ये है कि बच्चा आपका लोगों में कैसे मूव करेगा, कैसे सोशलाइज करेगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि हम ये कहते हैं कि बच्चा अपने मुआशरे से एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहा होता है। दूसरे बच्चों की, जहां हम ये कहते हैं कि कोई नेगेटिव चीज़ वो अडॉप्ट कर सकता है, ज़्यादा इम्कान इस बात का भी होता है कि जब वो देखते हैं कि एक बच्चा क्लास में फर्स्ट आ
रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कितना पढ़ता है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, वो कौन से गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसको अपने हम उम्र बच्चों से मिलती है वो घर में नहीं मिल सकती। अच्छा, अगर मैं मिसाल दूं, जिस तरह से एक बच्चा है, वो उसके जो वालिद साहब है उसको वो पढ़ा रहा है 2 घंटे, उसकी जो वालिदा है वो पढ़ा रही है 2 घंटे, स्क्रीन टाइम उसको नहीं मिल रहा है और तमाम चीजें जो इसको टॉयज हैं, सारी चीजें उसको मैसर है, स्टेम्स और तमाम चीजें उसको मिल रही हैं, प्लस डेली वो पार्क जा रहा है, प्लस डेली वो एक्टिविटीज बाहर कर रहा है, स्पोर्ट्स में उसको डाल दिया, मार्शल आर्ट्स में उसको डाल दिया, म्यूजिक में उसको डाल दिया, स्कूल में नहीं डाला उसको। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए उसको बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, ये सब चीजें उसको सिखा दी गई। फिर भी आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि नहीं आप स्कूल जाएं या नहीं जाएं? अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी साहिब औलाद हूं, मेरी एक बेटी है और मैं उसका इस वक्त स्कूल में एडमिशन करवाने के प्रोसेस से गुजर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि होम स्कूलिंग कैन नेवर एवर बी अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ फॉर्मल स्कूल। ये हो ही नहीं सकता। एक तो ये असूल कुदरत के खिलाफ है। बच्चा आपसे, पेरेंट से डिटैच होकर बहुत कुछ सीखता है। जब आप उसको अपने आप से दूर करते हैं तो उसके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा होता है। चाहे वो एक अर्ली ईयर्स नर्सरी में जाने वाला बच्चा हो, जब वो देखता है कि मेरी अम्मी या अब्बू मुझको सुबह 9 बजे स्कूल छोड़ के गए हैं और 12:30 बजे से पहले मुझको कोई नहीं लेने आने वाला, मैं अपना खुद जिम्मेदार हूँ, मुझे वॉशरूम जाना होगा, मुझे स्कूल में मेट से कहना है, मुझे भूख लगेगी, मुझे टीचर को बताना है कि आई नीड अ ब्रेक फॉर माई लंच। तो वो जो एक बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो होलिस्टिकली घर में होना मुमकिन है ही नहीं। इसके बाद आप आ जाइए लॉज ऑफ नेचर के ऊपर। तो लॉ ऑफ नेचर हमको ये कहता है कि कोई भी बच्चा अपने वालिदैन की बात उस तरह से कभी नहीं मान सकता जितना वो किसी भी एक फॉर्मल सेटअप के अंदर अपनी टीचर की बात मानता है। अक्सर औकात हमारे पास यहाँ एलेक्जर में भी पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि आप हमारे बच्चे को XYZ बात के ऊपर कायल कर लें क्योंकि हमारा बच्चा आपकी बात ज्यादा मानता है एज कम्पेयर टू अस। प्लस ये कि हमें मालूम है कि उस्ताद को हमने इस्लाम में भी एक रूहानी माँ बाप का दर्जा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि स्कूल्स की जो सिग्निफिकेंस है, जो उनका एक पाइवोटल रोल है, उसको किसी सूरत हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। और होम स्कूलिंग कभी भी हमारे जो आपके फॉर्मल स्कूल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अच्छा, अभी आपने जिस तरह से बोले उस्ताद का बहुत अहम रोल होता है, ऑब्वियसली इस्लामिकली भी है और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है, बट मैं ये देख रहा हूँ कि उस्ताद की जो वैल्यू है वो गिरती सी जा रही है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेजेस के जितने भी तालिबात है, मतलब तालिब इल्म लोग हैं, वो लोग जो हैं वो उस्ताद की उतनी इज्जत नहीं करते, उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। मजाक तो शायद हमने भी उड़ाया हो, बट एक बिलो द बेल्ट बात होती है वो नहीं करते। मतलब आपस में बात कर रहे हैं, ये बहुत लंबी कर रहे हैं या ये बहुत पका रहे हैं, मतलब बहुत बेसिक जो कैजुअल हो गए, कैजुअल जो है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा हो गया। तो अच्छा देखिए, यहाँ पे मेरा इनपुट ये होगा कि इस हवाले से कहा जाता है नेचर वर्सेस नर्चर। यानी कि एक तो नेचर अपनी चीजों को, हम जो नेचुरली चीजें अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हैं वो अपनी जगह पर है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल ये आता है कि जब घर में कोई पेरेंट ये कह दे अपने बच्चे को कि हम पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, हमने पैसे दिए हैं, तो बच्चा जो है वो ट्रीट करने लगता है खुदा ना खास्ता अपने टीचर को कि ये हमारा मातहत है, या खुदा ना खास्ता कहना नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट शायद वो हमारा एम्प्लॉय है, जो कि असूल कुदरत के भी खिलाफ है कि टीचर कैन नॉट बी योर एम्प्लॉय ऑल्दो वो अपने पैसे ले रहा है उस काम को करने के। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि देखिए, वालिदैन जो बात भी अपने घर में करते हैं, बच्चा डायरेक्टली इनडायरेक्टली न सिर्फ उसको सीखता है बल्कि मिमिक करता है, रेप्लिकेट करता है। ये उसकी बाय बर्थ इनेट स्किल है उसके अंदर। तो घर के अंदर वालिदैन अगर बच्चे के असातिज़ा की इज्जत करेंगे, उनके असातिज़ा की इज्जत करेंगे, या जिस तालीमी इदारे में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसकी तारीफ करेंगे या उसकी वैल्यू करेंगे कि भाई आप एक काबिल एहतराम जगह है जहाँ पे आप जा रहे हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि हमारे बचपन में तो हमें ये भी बताया गया कि जब हम क्लास से बाहर निकले तो टीचर की तरफ आपने पीठ नहीं करनी। तो क्या आज 21st सेंचुरी में ऐसी बात हम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो अगर हमारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि कल को उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें, तो इसका प्री रिक्विजिट ये है कि बच्चा पहले अपने उस्ताद की इज्जत करेगा, तो कहीं जाके फ्यूचर में जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो वो आपकी इज्जत करेगा। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि टीचिंग इज द प्रोफेशन विच क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। सही है ना? सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, ये सब किसी टीचर की वजह से ही वजूद में आते हैं। तो उनकी वैल्यू हमें अपने मुआशरे के अंदर ऐसे नॉर्म्स लेके आने हैं कि हमारा बच्चा जो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, वो अपने उस्ताद को अपने बाप की ही जगह समझे। ठीक है। अच्छा, जाते जाते ये भी जरा बता दें कि अब की जो एजुकेशन, जिस तरह से आप बोलेंगे प्राइवेट एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो बहुत आगे से आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको फैसिलिटी मिल रही है, सारी चीज़ें मिली, और आप माशाल्लाह से यहाँ पे भी चीज़ें अगर हम देखें तो बहुत खूबसूरत अंदाज में, जिस तरह से आपने बताया 27 एक्टिविटीज होती हैं, 27 डिफरेंट क्लब्स हैं जो एलेक्जर स्कूल में इग्नाइट के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। जी, तो यही वाली बात है कि माशाल्लाह से जो बच्चे आ रहे हैं, आइंदा जो हमारे
हमारी यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है, वो बहुत ब्राइट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या आपको सच में ब्राइट होते हुए नजर आ रहा है? यानी कि जो अभी आने वाले जो बच्चे हैं वो क्या ब्राइटर होंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, डेवलपिंग कंट्री में रहने की वजह से हमारी यूथ को इस बात का तो बखूबी आता है कि हम वहां मौजूद नहीं है जहां होना चाहिए, हमें यहां तक जाना है। तो इस वजह से वो मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं। हम ये देखते हैं कि हमारी चाहे वो सरकारी जामियात हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, वहां पे एनरोलमेंट्स वक्त के साथ साथ अब थोड़ा सा इम्प्रूव होना शुरू हुई है। जो पिछला ट्रेंड था वो टूटा है। खुशाइन बात यह है कि हमारी यूथ ने इस बात को रियलाइज कर लिया है कि जब तक हम अपनी एजुकेशन को बेहतर नहीं करेंगे, चाहे यहाँ रहते हुए या बाहर जाके या यहाँ पर अच्छे तालीमी दरसगाहों में एडमिशन लेकर, हमारा मुस्तकबिल महफूज नहीं है। ना हमें अच्छी नेशनल मल्टीनेशनल फर्म्स अच्छे ओहदों पे रखेंगी, जॉब्स देंगी, हमें ब्लू कॉलर जॉब्स करनी पड़ेंगी, और ना ही हम अपना कोई कारोबार सेट कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर। तो ये एक हमारे मुल्क के अंदर बेहतर रुझान जरूर है, और उसके अंदर क्रेडिट जाता है, जहां हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया की। तो मुझे लगता है कि इस सेलफोन को इस बात पे हमें जरूर खिराज तहसीन पेश करना चाहिए कि आज हर चीज हमारी फिंगर टिप के ऊपर मौजूद है। मैं साइंस पढ़ना चाहूँ, मैं प्री मेडिकल पढ़ना चाहूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहूँ, और मेरे पास इतने ज्यादा वसाइल मौजूद नहीं है कि मैं उसको फाइनेंशियली अफोर्ड करूँ, तो भी मैं अपने घर बैठ के लैपटॉप पे, सेलफोन के ऊपर काफी हद तक उन चीजों को, उनकी अवेयरनेस हासिल कर सकते हैं। यूज भी कर सकते हैं और मिसयूज भी यूज भी कर सकते हैं। लेकिन आपको पाकिस्तान का जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो फ्यूचर में डेफिनेटली दैट इज रियली वेरी ब्राइट। ठीक है, इंशाल्लाह। दुनिया में सबसे नासिर भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है वक्त। वो आपने हमें दिया, हमारी ऑडियंस को दिया, यूथ को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, अपने स्कूल्स को दे रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो गैप है उसमें ब्रिज लेके आ जाए, जिसमें टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हसन साहब, थैंक यू फॉर बीइंग हियर एट द अलexander स्कूल टुडे। थैंक यू वेरी मच। देखिए, तो आज का हमारा एपिसोड नासिर रजा जैदी साहब के साथ। नाज़रीन, आज सीखने को ये है कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो एजुकेशन के गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनमें एजुकेशनिस्ट होने चाहिए। पॉलिटिकल लोगों की एफिलिएशन, इन्वॉल्वमेंट, एंगेजमेंट अगर उसके अंदर रहेगी तो इनस्टेबिलिटी की वजह से बहुत सारे मामला खराब होंगे। इसलिए बेहतर है कि कोई ब्यूरोक्रेट बैठ जाए, इनस्टेबिलिटी इसके अंदर ना हो। ये हमने सीखा। हमने ये सीखा कि गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो ऑब्वियसली पीछे जा रहे हैं बहुत सारी चीजों की वजूहात की वजह से, और प्राइवेट के जो स्कूल्स हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे 27 एक्टिविटीज हो रही होती है, 27 डिफरेंट क्लब्स हैं इस स्कूल के अंदर, और प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे हैं, जिस तरह से हमने आपको पहले दिखाया था, हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल और हबीब यूनिवर्सिटी और दूसरे दीगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। तो यानी कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो आगे बढ़ रहा है। जो आइंदा आने वाले बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो बहुत वेल इक्विप्ड होंगे, चाहे सिविल साइंस हो, चाहे सेक्स एजुकेशन हो, चाहे रोड सेफ्टी हो, बहुत सारी चीजें उनको पता होंगी। हमसे शायद बेहतर इंशाल्लाह ये जनरेशन पाई जाएगी। और ये भी सीखने को मिला कि किस तरह से ये ब्रिज बन रहे हैं, बना रहे हैं। टीचर्स में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खैर का काम कर रहे हैं। अल्लाह इनको और कामयाबी दे, तरक्की दे, और ब्रिज बना के रखें कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे हैं, वो एक अच्छे मुस्बत अच्छे सिटीजन्स बने। जो TTS को, थॉट्स दैट शेप को सब्सक्राइब भी करें, देखें भी, प्रमोट भी करें आप लोग भी। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले यूट्यूब और टिकटॉक की वीडियो में, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पोस्ट में, ट्विटर यानी एक्स की ट्वीट्स, पिंटरेस्ट की पिंस, लिंक्डइन की एक्टिविटीज और व्हाट्सएप की अपडेट्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैंने बताया नहीं था, पहले सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसलिए मैंने आपको तंग नहीं। इसी के साथ मिलते हैं अगले, सारी चीजें बोल दी, साइनिंग ऑफ।